मार नया चैप्टर स्टार्ट करना है। रिलेटिव बाद में रिवाइज कर लेंगे, बट टू हो गया ट्राई करो, रिलेटिव तो हो जाएगा। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो आप चैप्टर लिख लो, न्यूटन लॉ ऑफ इधर ये जो चैप्टर है इसमें ये न्यूटन 3 लॉ जो 9th में पढ़ा होगा, 3 लॉ, फर्स्ट सेकंड वो एक्शन रिएक्शन वो सब, वो इस चैप्टर में आएगा। तो पहले 3 लॉ हम पढ़ेंगे, उसके बाद है ना इसके प्रॉब्लम्स आते हैं अलग अलग टाइप के, वो हमें स्टडी करना है। इसकी एक इक्वेशन तुम्हें पता हो तो फोर्स की आती है, क्या होती है, F = ma, वो यहाँ पे यूज, ठीक है, वो यूज करके प्रॉपर डिटेल में एकदम स्टडी करना है। पहले एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, लिखो फोर्स, देखो फोर्स, पहला डेफिनेशन पढ़ते हैं, फोर्स, ठीक है, फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। फोर्स क्या है कि सपोज जैसे ध्यान दो, यहाँ पे ये पेन है, ठीक है, इस पेन को मैं ऐसा अगर पुश कर तो बोल सकता हूँ फोर्स लगा है। इस पेन को अगर मैं खींचूं तो मैं बोल सकता हूँ फोर्स लगा है, ठीक है। अब इसमें सपोज मैं कोई और एंगल पे फोर्स लगाऊं, मान लो ऐसे फोर्स लगाऊं तो भी मैं बोल सकता हूँ फोर्स लगा है, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ
तो इसका लोग बोल सकते हैं पुश ही किया वो, और मैं इससे एंगल पे खींचू तो भी क्या है, पुल किया। तो फोर्स इज बेसिकली व्हाट, पुश और पुल जो फील करता है ऑब्जेक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी है क्या? अगर मुझे फोर्स लगाना हो तो कांटेक्ट होना ही चाहिए, बोलो जरूरी है कांटेक्ट होना ही बोलो। ध्यान दो यहाँ पे, ये पेन का केस लिया, मुझे फोर्स लगाने तो सीधी बात है कांटेक्ट लेना पड़ेगा, पर अब देखो ये पेन को मैं रिलीज कर रहा हूँ, पेन तो अपने आप नीचे जा रहा है, किसकी वजह से नीचे जा, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा है कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। तो अर्थ और पेन के बीच में जब मैं रिलीज कर रहा हूँ थोड़ी कांटेक्ट है, कांटेक्ट नहीं है ना, कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी। दो मैग्नेट को ऐसे हवा में ऐसे छोड़ो तो भी मैग्नेट के अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई कांटेक्ट होता है। तो फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी नहीं, लगा भी सकते, कांटेक्ट हो भी सकते, पर जरूरी नहीं, ठीक है ना। पर बेसिकली ये हो क्या रहा है इधर, फोर्स का मतलब क्या, इट इज व्हाट, पुश और पुल, ठीक है ना, पुश और पुल, नथिंग एल्स। ओके, डेफिनेशन लिखो, इट इज द सेंसेशन ऑफ पुश और पुल, इट इज द sensation of push or pull experienced by an object. Is the sensation of push or pull experienced by an object. ठीक, तो हम क्या करेंगे, फोर्स करेंगे। और वो भी एक लिख लो स्टेटमेंट, contact is not necessary to apply force. Contact is not necessary. Contact is not necessary to apply force. ठीक है, वो जरूरी नहीं। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो ये रेस्ट पे, ऐसे पेन रखे हुए रेस्ट पे, तो मुझे इसको मूव करना है, तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। फोर्स नहीं लगाओगे अपने आप मूव नहीं होगा, ठीक है ना, पुश या पुल करना ही पड़ेगा, तो ही क्या कहते हैं, ये मोशन मूव करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और अगर उसे मुझे रोकना है तो भी क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब कभी भी चेंज करना हो तो क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाने का, अपने आप चेंज नहीं, ठीक है ना, वो भी लिखो आगे। फोर्स कैन चेंज, फोर्स कैन change the state of rest or motion. Force can change the state of rest or motion of an object. फोर्स का चेंज, ऐसा यूनिट पता है फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन लिख लो, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन पूरा लिखना, स्पेलिंग NEWTON, न्यूटन, और ब्रैकेट में लिखो कैपिटल N, उसका सिंबल होता है, ठीक है। और एक न्यूटन की वैल्यू कितनी होती है, तो देखो F इक्वल टू एम है, इक्वेशन उसका यूज कर सकते हो, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का क्या होता है kg, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, ये वैल्यू होती है 1 न्यूटन मतलब 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन मतलब एलआईडी होता है, क्या होगा डायमेंशन, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होगा m/L/t - 2, ठीक है, उसका डायमेंशन होगा फोर्स का m/L/t - 2। ओके, अब फोर्स की टाइप
फोर्स से ना बहुत सारे टाइप आते हैं, अलग अलग टाइप के फोर्स आते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। और कोई फोर्स सेंट्रीपिटल, जब भी सर्कल में घूमते हैं तो भी फोर्स लगता है, क्या कहते हैं उसे? सेंट्रीपिटल फोर्स लगते हैं। बहुत सारे बॉयंट फोर्स, पानी में कोई ऑब्जेक्ट को डालो, ठीक है ना, या हम खुद पानी में जाए तो थोड़ा लाइट फील करते हैं, क्या लगता है? बॉयंट फोर्स लगता है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को खींचूं, ऐसे पुल करूं, तो इसमें फोर्स लग रहा है, उसे क्या कहते हैं पता है? टेंशन कहते हैं। थोड़ी क्या कहते हैं? टेंशन। टेंशन लग रहा है। तो बहुत सारे टाइप के फोर्स आते हैं। चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेट के बीच में कौन सा लगता है? मैग्नेटिक फोर्स। ऐसे बहुत सारे टाइप के, हजारों टाइप के फोर्स आते हैं। इस दुनिया में जितने भी फोर्स है ना, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बेसिक फोर्सेज इन नेचर। इस नेचर में, अपनी दुनिया में ना टोटल 4 ही टाइप के फोर्स है। बाकी जितने भी टाइप है वो सब 4 के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो बेसिक फोर्सेज लिख लो, लिखो बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर, इसमें ही लिखना बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर। बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर पहला लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरा जो है क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा लिखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा जो क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और लास्ट लिखो वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। दुनिया में जितने भी फोर्स है ना, ये 4 में ही आते हैं। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, जैसे पेन को रिलीज कर रहे हैं, पेन नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और के आसपास सैटेलाइट घूमते हैं, मून घूम रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है। ये मैंने एग्जांपल दिया, टेंशन, इस ऑब्जेक्ट को मैं खींच रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे मैं पुश कर रहा हूँ, ये सब जो फोर्स लगा है वो सब क्या लगता है? कितना है? नीचे को ऐसे में खींच रहा है, बाद में कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे पुश करो, कोई भी फोर्स लगाओ, कॉन्टेक्ट की वजह से कौन सा आता है? हर एक चीज जिसको मैं खींच रहा हूँ, बेसिकली कोई भी चीज हो, ऑब्जेक्ट हो, बेसिकली एटम्स है, तो मैं ऐसे कॉन्टेक्ट से मैं खींच रहा हूँ, एटम्स के बीच में ही है ना ओवरऑल इंटरेक्शन। एटम्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये सभी फोर्स जो लगते हैं कॉन्टेक्ट की वजह से, कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो सब, ठीक है। बाद में ये स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स है ना, वो थोड़े अलग टाइप के, वो कॉम्प्लिकेटेड फोर्स है, उसमें स्टडी थोड़ी अलग होती है। ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के आसपास रिवॉल्व करता है ना, ऐसा मॉडल होता है कि इलेक्ट्रॉन आसपास रिवॉल्व करते हैं, अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना आपस में जुड़े हुए, तो उनमें भी कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्टिव फोर्स। आपस में अट्रैक्टिव से तो जुड़े हुए हैं, रिपल्सिव होता है तो दूर चले जाते हैं, और अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, वो जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। किसके बीच में लगता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके बीच में लगता है। और ये वीक न्यूक्लियर फोर्स, वो एक्चुअली है ना फोर्स में ये थोड़ा अलग टाइप की चीज है। रेडियो एक्टिविटी पता है क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट कुछ है ना रेज एमिट करता है, गामा रेज आती है, अल्फा रेज आती है, बीटा रेज आती है, अल्फा बीटा गामा 3 टाइप आते हैं। तो उसका जो रेडियो एक्टिविटी होती है ना, उससे लेना देना होता है इस वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो वो पूरा अलग है। अपने सिलेबस में ना ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे हम पूरा अलग से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगा 12th में, ग्रेविटेशन आएगा 11th, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसका ब्रीफ आइडिया आएगा, वो भी किसमें आएगा? 12th। वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसका भी मतलब बेसिकली ब्रीफ आइडिया, ठीक है। तो ये 4 क्या है? बेसिक फंडामेंटल फोर्स का। ओके, ये इतना पढ़ लिया। अब फर्स्ट लॉ पे हम आ सकते हैं। टोटल 3 लॉ है ना, लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ सबसे बेसिक लॉ है। तो वो लॉ क्या कहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, जैसे ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। अगर मुझे चेंज करना हो क्या लगाना पड़ेगा, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव करता ही रहेगा। अगर उसको मुझे चेंज करना हो तो भी क्या लगाना पड़ेगा, तो इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ। मतलब कभी भी चेंज करना हो क्या लगाना पड़ेगा, बस वो है फर्स्ट। ठीक है, लिखो इसमें an object remains in a state of rest. An object remains in the state of rest or constant velocity motion. An object remains in the state of rest or constant velocity motion unless an external force is applied on it. Unless an external force is applied on it. ठीक है, वो क्या अपना फर्स्ट लॉ है। ओके, अब फर्स्ट लॉ देखो, ये फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि भाई चेंज करना हो तो फोर्स लगाना पड़ेगा, पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो फर्स्ट लॉ नहीं कहता। फर्स्ट लॉ इतना कहता है कि फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा वो नहीं कहता है। वो कौन कहता है, सेकंड लॉ कहता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ को ना और थोड़ा डिस्कस करते हैं हम, कुछ और डेफिनेशन वो सब भी इसमें लिखने। इसके आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, फर्स्ट लॉ gives qualitative qualitative. First law gives qualitative idea about force. First law gives qualitative idea about force. दो टर्म आते हैं इसमें, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। सिर्फ इतना, अगर तुम वैल्यू ना दे सको, बस इतना बोल सको कि भाई ज्यादा है या कम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव। क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव। ठीक है, अगर तुम वैल्यू देख सको तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ में क्या वैल्यू नहीं मिलती है, क्या है वो, क्वालिटेटिव। ठीक है, कुछ एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल लिखो, an object moving in empty space, an object moving in empty space will keep moving unless any force is applied. Unless any force is applied. Empty space मतलब क्या, कोई ग्रेविटी है ऐसा कुछ नहीं है। empty space में ऑब्जेक्ट मूविंग करता रहता है। ठीक है, अच्छा प्रैक्टिकल मुझे होता, मान लो ऐसे पेन को मैं स्लाइड करवाऊँ ग्राउंड पे, तो पेन तो आगे जाके स्टॉप हो जाती है और अपने आप ही स्टॉप होती है। ठीक है ना, मेन क्या है, फ्रिक्शन लग रहा है। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट लॉ गलत है, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शन। तो एक हाइपोथेटिकल केस इमेजिन करो, मान लो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शन है ही नहीं, अगर उसमें मैं पेन को स्लाइड करवाऊँ तो क्या होगा, पेन स्लाइड करते ही। ठीक है ना, फोर्स क्योंकि कोई लगे नहीं। ठीक है,
तो एग्जाम्पल पहला लिख लिया एग्जाम्पल, दूसरा भी लिखो। A sliding object will come to rest sliding object will come to rest on ground. Sliding object will come to rest on ground because friction force is acting on it. Because friction force is acting on it. ठीक है, इसके ना एक दो डेफिनेशन और पढ़ते हैं, बाद में सेकेंड लॉ पे हम आ रहे हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन लिखो, इनर्शिया, इनर्शिया INERCIA, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है वो ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दो। एक एग्जांपल से समझाता हूँ इनर्शिया क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये कंसेप्चुअल है, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें, तो क्या कंसेप्ट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। इनर्शिया समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स का ना कंफ्यूजन होता है इनर्शिया कैलकुलेशन, पूरा प्रॉब्लम भी शायद सॉल्व कर ले, पर पूछो ना इनर्शिया क्या है तो शायद कंफ्यूज हो जाए। तो ध्यान देना कि इनर्शिया क्या है। एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, वही एग्जांपल ध्यान में रख सकते हो। एक सेम फ्रिक्शनलेस सरफेस है मान लो। ठीक है, एक ट्रक रेस्ट पे और एक साइकिल रेस्ट। ठीक है, दोनों को मूव करवाना। ठीक है, रेस्ट पे दोनों को मूव करवाना है, तो क्या करना है? फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फोर्स लगाना पड़ेगा। अब दोनों को सेम वेलोसिटी मुझे देनी है। ठीक, मान लो 10 मीटर पर सेकंड, दोनों को सेम वेलोसिटी देनी है। क्या लगता है किसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली ट्रक पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, साइकिल पे क्या बहुत कम फोर्स लगाना। ठीक है, अब सिमिलरली साइकिल और ट्रक मूव कर रही है सेम स्पीड से, अब उनको रोकना है तो किससे ज्यादा फोर्स लगाना? ऑब्वियसली तभी भी ट्रक पे फोर्स लगाना पड़ेगा, साइकिल पे फोर्स क्या है? कम लगाना पड़ेगा। तो रीजन क्या है? क्या लगता है क्यों? ट्रक का मास ज्यादा है, साइकिल का मास क्या है? कम है। ठीक है ना, ये सबसे बेसिक रीजन और एकदम सही रीजन है। पर ये जब ये सब साइंस डेवलप हो रहा था, फिजिक्स डेवलप हो रहा था, उनके जमाने पे आओ तब, अभी तो ये सब स्टैंडर्डाइज है, सब डेफिनेशन होता है, तब ये सब डेवलप हो रहा था। तो तब मास क्या है पता नहीं, मान लो भूल गए, मास हम पता ही नहीं, मास जैसे चीज क्या है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हम क्या सोचेंगे? पक्का ट्रक में ऐसा तो कुछ है ज्यादा जो साइकिल में क्या है? तो उन्होंने क्या बोला? मास नहीं, उन्होंने क्या बोला? क्या ज्यादा है? इनर्शिया। क्या ज्यादा है? इनर्शिया। इसको क्या नाम दिया? इनर्शिया नाम। कि पक्का ट्रक में इनर्शिया ज्यादा है, साइकिल में क्या है? कम है, इसलिए मुझे ज्यादा फोर्स ट्रक पे लगाना। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है? बेसिकली चेंज करना हो हमें मोशन, रेस्ट से मूव करवाना हो, मूव से मूव कर रहा है तो रेस्ट पे लाना, चेंज कभी भी करना हो तो फोर्स लगाना पड़ेगा। किस पे ज्यादा फोर्स लगाओगे? जिस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया क्या होगा उस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, जिसका इनर्शिया कम होगा उस पर कम फोर्स लगाना। एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये दो एग्जांपल हमेशा ध्यान में रखना है, ट्रक साइकिल वाला। दूसरा एग्जांपल क्या है? ये पेन का केस लेके मान लो 3 भारी ब्लॉक्स है अपने पास। ठीक है, हेवी ब्लॉक्स है, 3 ब्लॉक्स है। तो पहले केस में क्या कर रहा हूँ? 3 ब्लॉक, पहले 3 ब्लॉक पर हमें यहाँ पे इधर एकदम एज, ये जो सर्कुलर पार्ट है ना, इधर मैं हैंग कर रहा हूँ। ठीक है, 3 ब्लॉक को पहले यहाँ पे। दूसरे केस में क्या कर रहा हूँ? ये सेम फैन है पर ब्लॉक पर ना मैंने यहाँ पे एच पे ब्लेड के एच पे हैंग कर दिया। ओके, अब क्या करना है? ऐसे हाथ से तुम्हें घुमाना है। ठीक है, फिर बताओ दोनों का मास सेम है अलग? दोनों केस में पहले मैं क्या किया? 3 ब्लॉक को इधर हैंग किया, बाद में वही 3 ब्लॉक को मैंने एच पे हैंग किया। तो सिस्टम का मास सेम है, सेम है दोनों, बस मैंने जगह चेंज कर दिया, बाकी मास तो क्या सेम ही। क्या लगता है किसको घुमाना
ज्यादा इजी होगा, या कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्राई अगर करोगे, ऐसे ब्लॉक है नहीं, बाकी वरना क्लियरली पता चल जाएगा। एक तो एकदम इजीली घुमा पाओगे, उसमें प्रॉपर तुम्हें फोर्स शब्दवार भी यूज करने पड़े, ठीक है, इतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगता है किसमें ज्यादा ये इसमें ध्यान दो, ये ध्यान दो इधर। अब ये जो तुम आंसर दे रहे हो, ये आंसर क्या तुम्हारा खुद का जजमेंट है, मतलब बेसिकली क्या इंट्यूशन, कि तुम इंट्यूटिवली आंसर दे रहे हो। सीधी बात है, किसी को लगे कि भाई यहाँ पे मैं रखूं ब्लॉक तो शायद मूव करना मुश्किल हो, कोई बोले कि भाई एच पे लगा रहे तब मुश्किल होगा। तो इसमें ये क्या है, इंट्यूशन। अब सीधी बात है, हर एक का इंट्यूशन अलग होता है, आंसर अलग अलग आएगा। इंट्यूशन एक हद तक काम आता है, उसके बाद तो तुम्हें प्रॉपर साइंस और उस पर डिपेंड करना ही पड़ता है। जब खुद एक्सपेरिमेंट ऐसा करोगे तब तो क्लियर हो ही जाएगा कि कितने इजी कौन सा। इसमें मैं आंसर दे देता हूँ। जब ब्लॉक एच पे होंगे ना तो घुमाना बहुत मुश्किल होगा, जब नजदीक होंगे तो बहुत इजीली घुमा पाओगे। एच पे ना बहुत मुश्किल होगा। अब क्या है सर, मुझे बताओ, यहाँ पे मास तो सेम था। अब ये जो मैंने डेफिनेशन बताया, पक्का दूसरे केस में क्या ज्यादा है, मास सेम था, क्या ज्यादा है, इनर्शिया। दूसरे केस में फैन का इनर्शिया ज्यादा हो गया, पहले केस में फैन का इनर्शिया क्या था। तो इनर्शिया वो आइडिया है जिससे हमें लगता है कि भाई फोर्स ज्यादा लगाना चाहिए कम, ठीक है, उसे इनर्शिया कहते हैं। उसको मास के साथ कंफ्यूज मत करना। काफी सारे स्टूडेंट ऐसा बोल सकते हैं इनर्शिया और मास एक ही है, एक्चुअल में ऐसा नहीं। इनर्शिया एक कंसेप्ट, जहाँ पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उधर इनर्शिया ज्यादा होगा, यहाँ पे कम लगाना पड़ेगा उधर, ठीक है। लिखो इसमें स्टेटमेंट इनर्शिया में, इट इज द एक मिनट लिख लो, इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस offered by an object, it is the resistance offered by an object to the change in motion. It is the resistance offered by an object to the change in motion. To the change in motion. Resistance मतलब क्या है कि वो चेंज होना नहीं चाहता, हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिसका ज्यादा इनर्शिया होगा उसको रोकना, चेंज करना क्या होगा, उतना ही मुश्किल होगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। मास जो इनर्शिया बहुत सारे टाइप के आते हैं, मास सबसे बेसिक है, हम आगे पढ़ेंगे। मास भी इनर्शिया आता है, वो तो होता है कभी कभी, बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक चीज आती है, एरिया इनर्शिया भी चीज आती है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के इनर्शिया आते हैं। मास क्या है, सबसे बेसिक है। तो एक स्टेटमेंट ऐड कर दो इसमें, मास इज द प्राइमरी मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मास इज द प्राइमरी मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। Mass is the primary measurement of inertia, ठीक है। तो जो फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ इनर्शिया का भी आइडिया दे देता है कि किससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसका इनर्शिया ज्यादा हो, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट लॉ है ना, उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। वो भी एक स्टेटमेंट ऐड करो, फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ is also called law of inertia, ठीक है। एक और डेफिनेशन पढ़ना है, बाद में सेकेंड लॉ पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, मोमेंटम। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, मोमेंटम, ब्रैकेट में लिखो स्मॉल p, वो उसका सिंबल होता है मोमेंटम का, स्मॉल p, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला पता है क्या, इक्वल क्या होता है, mv
m क्या है मान, v स्पीड है या वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी वेक्टर, मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। तो मोमेंटम को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। लिख लो डेफिनेशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, it is the product of mass and velocity. It is the product of mass and velocity of an object. It is the product of mass and velocity of an object. ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला लिखो, बॉक्स बना दें, E equal to mv, ठीक है ना, इक्वल टू mv, ठीक है। ये मोमेंटम का फॉर्मूला, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट लिखो, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट तो क्या होगा, ऐसा फॉर्मूला है क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड, लिख लो ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट लिखो, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। केजी मीटर पर सेकेंड स्केलर है, वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी, आगे लिखो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बाद में डायमेंशन, डायमेंशन P का डायमेंशन क्या होगा, फॉर्मूला है बोलो, m, D का क्या होगा, LD -1, ठीक है ना। मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा, MLT -1, ठीक है। अब मोमेंटम क्यों हम स्टडी करते हैं उसका आइडिया दे देता हूँ। जहां पे भी इम्पैक्ट, जहां पे भी इम्पैक्ट स्टडी करना हो, इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ कि अचानक एक ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, मान लो ऐसे मैंने पंच किया, उसे क्या बोल सकते हैं, इम्पैक्ट। ये क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गिर रहा है, मान लो बॉल आ रहा है, ठीक है, हम कैच कर रहे हैं, उसे भी क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट, ठीक है। अचानक कांटेक्ट होना चाहिए, हम उसे क्या कहते हैं, इम्पैक्ट। तो जब कोलिजन, उसको इम्पैक्ट बोल सकते हैं क्या, वो सब क्या है, इम्पैक्ट है, ठीक है। जहां पे भी इम्पैक्ट स्टडी करना ना, उधर मोमेंटम स्टडी करना। इम्पैक्ट ज्यादा या कम होने वाला है, कौन डिसाइड करता है, अगर मोमेंटम ज्यादा है ना तो इम्पैक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए एक बुलेट जो है, एक बुलेट क्यों इतना डैमेज करती है अगर हम फायर करें, कि बुलेट का मास तो कितना कम है पर उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो ओवरऑल क्या बढ़ जाता है बुलेट का मोमेंटम, बुलेट का मोमेंटम बहुत ज्यादा है, इसलिए उसे बुलेट क्या करती है, ज्यादा। कहीं पे भी इम्पैक्ट स्टडी करना हो, क्या स्टडी करते हैं हम, मोमेंटम स्टडी करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल केस है। एक और तुम्हें अच्छा एग्जांपल दूं तो ये अपने अर्थ की अगर बात करें, पहले हम अगर मतलब ये मिलियन ऑफ ईयर उससे पहले अगर जाए तो डायनासोर तो हो सकते, ठीक है। पता है कोई ऐसा नहीं है कि भाई फेक है ये सब, ये सेफ प्रूफ है, ठीक है ना, बोन जो मतलब है, ठीक है, इट इज अ फैक्ट। और डायनासोर भी काफी अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग एरा में थे। डायनासोर एक्सटिंक्ट कैसे हुए उसका एक रीजन, बहुत सारी थियरी है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो थियरी है वो कौन सी है कि एस्टेरॉइड, एक मीटियोर आया था, स्ट्राइक किया अर्थ में, ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या डिस्कशन, मीटियोर स्ट्राइक करता है अर्थ पे, तो थियरी थी कि स्ट्राइक किया तो उसकी वजह से, स्ट्राइक से ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डेब्री और वो सब दिखता है, पूरा एटमोस्फियर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मीटियोर की जो साइज होती है अर्थ के कंपैरिजन में मीटियोर की साइज ना बहुत छोटी होती है, अपने कंपैरिजन में मीटियोर बहुत बड़ा होता है। जैसे जिसने जो स्ट्राइक हुआ था उसका आई थिंक रेडियस अगर मान लो तो 5 से 10 किलोमीटर था,
तो कितना बड़ा होगा अपने ये बड़ा है, और अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है वो मीटियोर, पर मीटियोर बहुत स्पीड पे आता है, तो इसलिए क्या ज्यादा था, इतना क्यों इम्पैक्ट हुआ है, मोमेंटम, मीटियोर का मोमेंटम बहुत ज्यादा, इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। बाद में और भी होता है, ये अगर देखना हो तो YouTube पे एक बहुत ही अच्छा वीडियो है, एनिमेशन है, ठीक है। एक चैनल है, मैं लिंक ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, बहुत ही अच्छी चैनल है, उसमें वो दिखा है कि एक्चुअल में एस्ट्रॉइड गिरता है तो क्या होता है, ठीक है ना, कि एक्सटिंक्ट क्यों होता है, ओके। तो पढ़ सकते हो, पर बेसिकली हम यहाँ पे ही पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ होता है, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, मीटियोर का मोमेंटम ज्यादा है, ठीक है ना। इससे एक आध प्रॉब्लम कर लेते हैं, बाद में सेकंड लॉ क्या है। लिखो क्वेश्चन, वेलोसिटी नहीं, पोजीशन लिखो क्वेश्चन में, पोजीशन ऑफ a 3 kg particle is given by position of a 3 kg particle is given by x equal to t cube minus 2t plus 4. Find its momentum. Find its momentum at t equal to 5 seconds. At t equal to 5 seconds. ठीक है, ये दिया हुआ है। ओके, मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम का फॉर्मूला अपने पास है, इक्वल क्या है, m तो चलो दिया हुआ 3 kg, v कैसे निकालें, अब इतना रिवाइज कर लिया काइनेमेटिक्स, बोलो क्या आएगा, v इक्वल टू, इक्वेशन बोलो, v इक्वल टू क्या मेन इक्वेशन, v इक्वल क्या, dx by dt, तो वो लिखो v इक्वल टू dx by dt, करो इसका डिफरेंशिएशन को v आ गया, अब सॉल्व कर पाओगे पूरा, बोलो क्या होगा, कौन से टाइम पे, 5 सेकंड पे पूछा है, कितना आएगा, निकल कोई सॉल्व कर कितना आएगा, बोलो 73 मीटर्स पर सेकेंड, तो मोमेंटम इक्वल टू mv, तो कितना आ जाएगा, 73 कितना आएगा, 219 kg मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। जब का मोमेंटम आ गया, अब देखो मोमेंटम वेक्टर है तो डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, तो इसमें डायरेक्शन क्या होती है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है ना, वही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। पार्टिकल कहाँ पे मूव कर रहा है, एक्स है, मतलब क्या पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो वो क्या रहना चाहिए, आई कैप, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, आंसर 219 आई कैप kg मीटर पर सेकंड, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में तो मेरा लिखने का तरीका नेक्स्ट लिखो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ
ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, अब पहले ना डिस्कस करते हैं सेकंड लॉ, अभी तो लिखना मत। ओके, सेकंड लॉ क्या, तो यहाँ पे सेकंड लॉ जो है वो क्या है, F जो फोर्स है F इज प्रोपोर्शनल, ये है सेकंड लॉ, F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T बाई डेल्टा T, ये सेकंड लॉ है। इक्वल डालना पता है, मुझे कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से थियरी से होता है, हम स्टडी करें तो इधर K की वैल्यू 1 की होगी, तो इसका मतलब F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P बाई डेल्टा T, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। ओके, अब ये जो इक्वेशन लिखी ना, इसे ही हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। पर सिर्फ इसका लिख के छोड़ दोगे तो नहीं चलेगा, तो प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो इसको हम स्टेटमेंट में इजीली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो ये डेल्टा T का मतलब क्या होगा, कभी भी चेंज को, कभी कोई चीज को टाइम से डिवाइड करो तो क्या लिख सकते हैं, पर यूनिट, या दूसरा भी होगा रेट, कभी भी रेट टर्म आए मतलब क्या, टाइम से डिवाइड करो, तो इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, और क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटर्नल फोर्स, बस ये क्या है, न्यूटन। और क्या ऐड करना है, इसलिए मुझे बताओ फोर्स की डायरेक्शन, दो ऑप्शन दे रहा हूँ, फोर्स की डायरेक्शन किसके जैसी है, मोमेंटम जैसी है या चेंज इन मोमेंटम जैसी है। फोर्स की जो डायरेक्शन है चेंज इन मोमेंटम, नॉट मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, जिस डायरेक्शन में चेंज होता है उसी डायरेक्शन में क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। ये पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, उसे सेकंड लॉ कहते हैं, बाद में इक्वेशन आती है, ठीक है। तो लिखो सेकंड लॉ, द रेट ऑफ change of momentum, the rate of change of momentum of an object, the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the external force applied, directly proportional to the external force applied, to the external force applied, ठीक है, फुल स्टॉप, कंटिन्यू में लिखो, this change in momentum, this change in momentum is in the direction, this change in momentum is in the direction change in momentum is in the direction of the applied force, is in the direction of applied force, is in the direction of applied force। अब ये लिख लो, इक्वेशन लिख लो, सेंटेंस जितना के वैज्ञानिक वो बच्चा चेंजिंग मोमेंट यहाँ पर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं
ओके, चलो ये इक्वेशन लिख ली। अब ये जो वैल्यू मिलती है, इधर जो फोर्स की वैल्यू मिलती है ना, इस इक्वेशन से, अरे आवाज, ये जो इक्वेशन से जो फोर्स की वैल्यू मिलती है वो कौन सी मिलती है? एवरेज वैल्यू मिलती है। लिखो ये ब्रैकेट में, इधर एवरेज वैल्यू मिलती है। एक पर्टिकुलर मोमेंट पे फोर्स चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस। को जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ा, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे चाहिए तो क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस फोर्स। देखो आगे, इंस्टेंटेनियस फोर्स इज गिवन बाय इंस्टेंटेनियस फोर्स इज गिवन बाय, अब इंस्टेंटेनियस मतलब क्या बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए होता है, तो एफ इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है, तो क्या लिखना चाहिए? बहुत छोटा डी बाई डी, ठीक है ना? यस, इस पे बॉक्स बना दो, एफ इक्वल टू डी टी बाई डी टी, एफ इक्वल टू डी टी बाई डी, ठीक है? ये इंस्टेंटेनियस फोर्स मिलता है। अब इसको ना और थोड़ा स्टडी करते हैं। मोमेंटम की इक्वेशन हमें पता है, since P is equal to mp, तो F इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? डी बाई डी टी ऑफ mp, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या डिफरेंशिएशन करना है m और p। इधर हम मानते हैं कि मान लो मास भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, तो ये दोनों चीज का डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन का कौन सा रूल लगेगा? ये कौन सा? मल्टीप्लिकेशन रूल। इतना लिखो, इसमें लिखो, इसके आगे अप्लाइंग मल्टीप्लिकेशन रूल, अप्लाइंग मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, अप्लाइंग मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। मल्टीप्लिकेशन रूल अगर याद हो तो डिफरेंशिएशन करते हैं, दो चीज का डिफरेंशिएशन करना है, एक को ऐसा ही रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, प्लस क्या करना होता है? आप दूसरे को ऐसा ही रखो और इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना? ये होता है मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है? देखो ठीक है? तो अब यहाँ पे ये इक्वेशन, अब देखो समझो ये इक्वेशन क्या है? जो फोर्स है ना, फोर्स दो चीजों से आता है, फोर्स दो चीजों से आ सकता है। पहली चीज कौन सी है? वेलोसिटी चेंज करो तो, और दूसरी चीज क्या है? मास चेंज करो। तो दो केस हमें स्टडी करना है, बाद में इसके प्रॉब्लम कर देंगे। इसमें आगे केस वन लिखो, केस वन में लिखो, मास इज कांस्टेंट, केस वन लिखो, मास इज कांस्टेंट, वेलोसिटी changes, mass is constant, velocity
changes, mass is constant, velocity changes, ठीक है। तो अब देखो मास अगर कांस्टेंट है, जो पहला केस है, मास अगर कांस्टेंट हो तो क्या लिख सकते हैं, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अगर कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। मतलब dm/dt वाला पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब फोर्स क्या बचेगा बोलो इक्वेशन में? mdv/dt वाला पार्ट बचेगा, ये पार्ट तो जीरो हो गया। dv/dt क्या होता है? क्या होता है? एक्सेलरेशन। देखो ये अपनी इक्वेशन आ गई, F = m, ठीक है। F = m यहाँ से आता है, सेकेंड लॉ से आता है, ठीक है। F = m, ये इक्वेशन लगती है। ये पहला केस था, केस 2 लिखो। केस 2 में लिखो mass changes, velocity is constant, mass changes, velocity is constant, ठीक है। अब सिस्टम में ना मास चेंज हो रहा है, काफी सिस्टम ऐसे आते हैं जिसमें ना मास चेंज होता है। एक एग्जांपल अगर तुम्हें कहूँ तो एक बलून का सिंपल केस अगर ले, हम बलून को अगर ब्लो कर ले तो हवा अगर उसमें भर दे बलून में, और वो जो एज है उसका जो होल है वो पकड़ के ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब बलून को छोड़ दे तो क्या होगा? बलून ऐसे उड़ेगा हर जगह। अब क्यों ऐसा हो रहा है? बलून अगर अपने आप उड़ रहा है, बलून अपने आप उड़ रहा है मतलब क्या? बलून पे फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कैसे लगा? बलून के केस में बलून का जो मटेरियल है, जो रबर होता है, और साथ में क्या है? एयर है। तो बोलो क्या हो रहा है इसमें? जब हम उसको रिलीज कर रहे हैं तो बाहर क्या एयर निकल रही है ना, मतलब क्या बोल सकते हैं, बाहर मास निकल रहा है। तो मास क्या चेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्या लगता है? मास चेंज होता है ना सिस्टम का, वो भी फोर्स लगता है। ये बलून एक एग्जांपल हो गया, और कोई एग्जांपल सोच सकते हो? चेंज होती है पर हम सिंपल आइडियल केस अज्यूम करते हैं, वो चेंज भी होती है पर हम सिंपल केस अज्यूम कर रहे हैं। और कोई एग्जांपल ऐसा है? बोलो दूसरा भी एक अच्छा एग्जांपल है, कौन सा होता है? रॉकेट। रॉकेट भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। रॉकेट में जो फ्यूल बर्न होता है, वो फ्यूल बेसिकली क्या है? गैस के फॉर्म में ही बाहर निकलता है। तो गैस के फॉर्म में फ्यूल बाहर निकल रहा है, मतलब मास बाहर निकल रहा है। तो रॉकेट पे क्या लगता है? तो उसकी वजह से लगता है, वो गैस बाहर निकलती है ना, तो उसकी वजह से वो गैस ही उस पर फोर्स लगाती है रॉकेट पे, तभी क्या है वो रॉकेट ऊपर जा सकता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा बलून का केस तो एकदम सिंपल है, छोटा है। रॉकेट के केस में, रॉकेट की अगर साइज रियल लाइफ में देखो, वीडियो पे हम रॉकेट लॉन्च हुआ देखते हैं, ठीक है, वो जो कैमराज होते हैं कैप्चर करते हैं वो बहुत दूर होते हैं, किलोमीटर दूर होता है, बहुत दूर होते हैं। तो रॉकेट की एक्चुअल साइज बहुत बड़ी होती है। अगर विजुअलाइज करना हो कितनी 10-12 माले की जो बिल्डिंग होती है उतने बड़े होते हैं रॉकेट। एक्चुअल रियल में देखने जाओ उतने बड़े रॉकेट 10-12 फ्लोर के साइज के रॉकेट होते हैं। अब उतने बड़े रॉकेट है, मेजोरिटी स्पेस जो रॉकेट में होती है वो कहाँ पे जाती है? फ्यूल पे। मेजोरिटी स्पेस कहाँ पे जाती है? फ्यूल में। उतना ज्यादा फ्यूल देना पड़ता है, वो लिक्विड हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो सब होता है, ठीक है। अब रॉकेट ज्यादा से ज्यादा कितना चलता है? रॉकेट अगर हम ऊपर देखें ज्यादा से ज्यादा कितने तक चल सकता है कि फ्यूल खत्म हो जाए? 15 से 20 मिनट। उससे भी बड़े रॉकेट हो तो आधे घंटे तक फ्यूल चलता है, पूरा फ्यूल खत्म हो जाता है। ये अपने इसरो का भी जो रॉकेट लॉन्च हुआ था लेटेस्ट, मुझे वो नाम नहीं पता है, उसमें
ये पढ़ा था मैंने कहीं पे, एक सेकंड में, हर सेकंड में 2 टन फ्यूल यूज होता है। हर सेकंड में 2 टन, 2000 किलो एक सेकंड में, हर सेकंड में यूज होता है। मतलब सोचो कितना मास, कितना मास कंज्यूम हो रहा है, तो उसकी वजह से ही उतना फोर्स रॉकेट पे लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है। तो उसके केस में ध्यान दो, रॉकेट के केस में ही कौन सा मास चेंज हो रहा है ना, मतलब कौन सा केस लगता है सेकंड की, तो उसमें ना इक्वेशन थोड़ी चेंज हो जाती है। इसमें सेकंड केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो dv by dt उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो आप बताओ फोर्स की इक्वेशन क्या बची है? तो ये मेन इक्वेशन की dv by dt वाला पार्ट 0 हो गया, क्या हो गया? v dm by ये फोर्स है। तो रॉकेट का केस, बलून का केस था, तो ये इक्वेशन लगाएंगे F equal to VDM by dt। क्या सिर्फ F equal to ma नहीं होता है, ये भी आती है। होते हैं प्रैक्टिकली वही लगाना होता है, दोनों चेंज हो रहे तो पूरा लगाना पड़ता है। इतना बार स्टडी किया, अब इसके बेस पे क्वेश्चन, इसके बेस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन, सेकेंड लॉ पे क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। देखो क्वेश्चन, a 2 kg particle, a 2 kg particle has velocity, a 2 kg particle has velocity v equal to, a 2 kg particle has velocity v equal to 3t square, v equal to 3t square, ठीक है। Find force acting on it, find force acting on it at t equal to 3 seconds, find force acting on it at t equal to 3 seconds, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है। अब इधर देखो, ये इसमें ना सेकेंड लॉ जो हमने पूरा पढ़ा, इक्वेशन वो सब स्टडी करी, तो उसमें पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। ये सब है ना, ध्यान रखना। अगर मैं कहूँ सेकेंड लॉ, ध्यान दो यहाँ पे, सेकेंड लॉ क्या है, तो कौन सी इक्वेशन कहोगे? तो मैं कहूँ सेकेंड लॉ क्या है, तो कौन सी इक्वेशन? इतनी सारी इक्वेशन लिखी, क्या होगा? F equal to ma, F equal to ma सिर्फ अपना केस 1 है। सेकेंड लॉ F equal to ma नहीं कहना है, F equal to कौन सा? डेल्टा T by डेल्टा T, या फिर dt by dt, वो कहोगे, वो है अपना सेकेंड लॉ, ठीक है। उसके 2 केस है, उसमें इक्वेशन आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे बताओ, ये अपना कौन सा केस 1 या केस 2 है? कौन सा केस है? ऐसा दिया कि एक पार्टिकल का 2 kg मास है और वेलोसिटी नहीं रखी है, कौन सा केस? केस 1 होगा, मास इतना दिया, मास कोई चेंज नहीं हो रहा, इतना ही दिया, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, इक्वेशन दिया, तो केस 1 है अपना। तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? F equal to ma, m दिया हुआ है, a कैसे आएगा? ये इधर लास्ट में 2 टाइम्स है ना, इधर देखो, दिमाग खराब मत करो, हर बार मैं देख रहा हूँ क्या कर रहे हो, बातें करने के ऊपर ऐसे करो कि इधर तक आवाज ना आए, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, क्या रोज मुझे बोलना पड़ रहा है? ध्यान नहीं देना है मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे, पर ऐसे आवाज करो कि मैं डिस्टर्ब ना।
F इक्वल टू क्या होगा MA, मास दे रखा है, A कैसे निकालो, dV बाई dt, ठीक है। चलो पूरा सॉल्व करो, फिर बैक की वैल्यू भी डाल दो। ध्यान दो, मास दे रखा है A इक्वल टू क्या dV बाई dt, तो इक्वल टू, और देखो बार बार ऐसे डिफरेंशिएशन मैंने बताया था कि ऐसी इक्वेशन में इसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंशिएशन ही करना हो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब जैसे अपने पार्ट में V दिया हुआ है, V दिया हुआ, मतलब ये वाला पार्ट दिया हुआ है और बाहर वाला पार्ट निकालना है। जब अंदर वाला पार्ट दिया हो बाहर वाला निकालना होता है डिफरेंशिएशन, बाहर वाला पार्ट दिया और अंदर निकालना हो इंटीग्रेशन। तो अपने केस में क्या डिफरेंशिएशन ही होगा, 3t स्क्वायर है, क्या डिफरेंशिएशन होगा 360 और से 3 सेकंड पे निकालना है, तो कितना होगा एक्सेलरेशन 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो F इक्वल टू मास कितना है 2 kg, एक्सेलरेशन 18 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सपोज, नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज F इक्वल टू, सपोज F इक्वल टू 3t स्क्वायर, F इक्वल टू 3t स्क्वायर न्यूटन, suppose F equal to 3t square Newton, acts on a 4 kg particle, acts on a 4 kg particle, acts on a 4 kg particle. Find its momentum, find its momentum after 2 seconds. Find its momentum after 2 seconds. If initially it was moving with, if initially it was moving with 0.5 meters per second. If initially it was moving with 0.5 meters per second. ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। फोर्स दिया हुआ है, फोर्स की इक्वेशन दी है और मोमेंटम निकालना है, तो पहले तो मुझे इक्वेशन बताओ, F दिया हुआ है और P निकालना है, कौन सी इक्वेशन यूज करें, तो इक्वेशन बताओ नीचे ना, F इक्वल टू dP बाई dt, इधर F इक्वल टू M मतलब यूज नहीं करेंगे, क्या होगा F इक्वल टू dP बाई dt, वो यूज करोगे तो पहले वो मैं इक्वेशन लिखो, F इक्वल टू dP बाई dt। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन है F दिया हुआ है, अंदर वाला पार्ट निकालना, क्या होगा इंटीग्रेशन। अब देखो ध्यान दो, इंटीग्रेशन जब डालोगे पहले रीअरेंज करना है, ध्यान दो एक मिनट इधर, इक्वेशन जब डालोगे रीअरेंज करना है, इंटीग्रेशन की लिमिट डालनी है, लिमिट डालते टाइम क्वेश्चन में जो डेटा दिया उसका हेल्प लो, ठीक करो, उधर तक ट्राई करो इंटीग्रेशन, लिमिट एक बार चेक करो, लिमिट पर उस में ध्यान देना है।
इधर रीअरेंज समय इक्वल टू एस इक्वल टू क्या है dp बाई dt, तो s ये रखा dt स्क्वायर dp बाई dt मैं इंटीग्रेशन कर लेते क्या करना पड़ेगा, dt को पहले उधर जाना पड़ेगा, तो dt स्क्वायर dt इक्वल टू dt। अब इंटीग्रेशन की साइन डाल सकते हो, लिमिट के लिए ना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है टाइम के लिए। देखो एक तो 2 सेकंड पे पूछा है और इनिशियली भी दिया हुआ, इनिशियली मतलब t क्या होगा 0, तो यहाँ पे टाइम क्या होगा 0। जब टाइम 0 था तब यहाँ पे भी लिमिट डाल दी, 0.5, तो यहाँ पे मोमेंटम कितना 0.5 स्पीड है। तो सॉरी इधर वैल्यू डालनी है मोमेंटम, इधर वैल्यू डालना मतलब क्या, मोमेंटम की शुरुआत की वैल्यू, शुरुआत की स्पीड कितनी थी 7.5, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है mv, तो कितना होगा मोमेंटम 4 into 0.5 कितना होगा 2, तो यहाँ पे वैल्यू क्या डालनी है, इधर इक्वल टू 2 सेकंड तक है और इधर वैल्यू निकालनी है क्या, जो p, इसका इंटीग्रेशन बोलो 3t square dt डबल t क्यूब बाई 3 और 3 कैंसल, तो t क्यूब बचेगा 0 से 2, अकेला dt हो, अकेला dt हो क्या होगा इंटीग्रेशन p, उससे p, लिमिट कैसे डालते हैं, पहले ऊपर की वैल्यू डालो, तो क्या हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 0 डालो तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे पहले p डालो माइनस 2, क्या है आंसर p इक्वल टू 10 kg मीटर पर ठीक है, ये अपना मोमेंटम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन a water jet, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, a water jet strikes a 5 kg block, water jet strikes a 5 kg block with a speed of, water jet strikes a 5 kg block with a speed of 4 meters per second, with a speed of 4 meters per second, and at the rate of 3 kg per second,
and at the rate of 3 kg per second. At the rate of 3 kg per second. ठीक है? Find acceleration of the block. Find acceleration of the block. ठीक है? देखो इसमें प्रॉब्लम को विजुअलाइज करते हैं। तो ये ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है? ब्लॉक दे रखा है, इस ब्लॉक पे एक वाटर जेट मतलब क्या, तेज पानी आ रहा है। तो पानी अगर ऐसा है तेज, ठीक है, स्पीड पे पानी है तो क्या ऑब्जेक्ट पे फोड़ सकता है ना, पानी अगर ऐसा है, ठीक है, तो उसके ब्लॉक क्या मूव करेगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। ब्लॉक पे फोर्स कौन लगाएगा, जेट के लिए मुझे बताओ कौन सा केस होगा, जेट के लिए फ्लो दिया हुआ है, अगर फ्लो हो रहा हो तो कौन सी इक्वेशन है, कौन सा केस आता है, तो अभी भी फ्लो होता है मटेरियल, तो कौन सा केस लगता है, फ्लो हो रहा है मतलब क्या है, मास निकल रहा है ना, तो कौन सा सेकंड केस होता है। तो इसमें ना देखो फॉर जेट F इक्वल टू क्या होगी इक्वेशन, फॉर जेट F इक्वल टू क्या होगा, dm by dt, F इक्वल टू dm by dt, v दे रखा है। अब इधर है ना v कितना दिया हुआ है, तो dm by dt जो है ना वो अलग अलग टर्म नहीं है, dm by dt पूरा एक ही टर्म है, उधर लिख लो dm by dt का मतलब होता है, लिखो here dm by dt is called mass flow rate. Here dm by dt is called mass flow rate. ठीक है, मतलब मास जो निकल रहा है वो, इसका ऐसा यूनिट बता सकते हो, dm by dt है, क्या होगा, kg पर मास अपॉन टाइम है, क्या होगा kg पर सेकंड, तो ये 3 kg पर सेकंड ये वो क्या है, dm by dt, ठीक है, तो dm by dt कितना होगा 3, तो f कितना आ रहा है, 4 into 3, f equal to dm by dt, तो 4 into 3 कितना आएगा 12 न्यूटन, ठीक है। अब यही फोर्स किस पे लग रहा है, ब्लॉक पे, ब्लॉक के लिए कौन सी इक्वेशन लगाओ, ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक का मास चेंज हो रहा है क्या, ब्लॉक का मास तो ब्लॉक के लिए कौन सी इक्वेशन है, x इक्वल टू m, ठीक है, लिख लो। तो फॉर ब्लॉक f इक्वल टू m लगा, तो इक्वेशन एक्सप्रेशन आ जाएगी। एक्सेलरेशन 2.4 मीटर पर सेकंड, कितना जाएगा 2.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये अपना एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एक और लास्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या सेकंड लॉ पूरा अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, 200 ग्राम ball, a 200 gram ball is released. A 200 gram ball is released from a height of 20 meters. From a height of 20 meters. ठीक है? It touches the ground. It touches the ground
and rebounds, it touches the ground and rebounds up to 5 meters and rebounds up to 5 meters. ठीक है? Find force exerted. Find force exerted on the ball. Find force exerted on the ball by the ground. Find force exerted on the ball by the ground if the contact time is 0.1 second. If the contact time is 0.1 second. ओके, ध्यान दो। और ये क्वेश्चन का ना 4 मार्क कर दो। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन है ना 0 यूनिट में दोनों में आ चुके हैं कि ऐसे कॉन्टेक्ट टाइम वो सब दिया होगा। तो ये समझते हैं क्या है प्रॉब्लम। क्या दिया कि एक बॉल है, इस बॉल को हाइट से रिलीज कर रहे हैं, ठीक है? तो बॉल जब यहाँ पे ध्यान दो, बॉल को रिलीज कर रहे हैं, बॉल जब ग्राउंड को जस्ट स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने से जस्ट पहले बॉल क्या स्पीड से आ रहा होगा। तो ये जो स्पीड है बॉल की नीचे की तरफ होगी, वो स्पीड क्या ले लेते हैं v1। ये हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है 20 मीटर, ठीक है? अब बॉल जब रिबाउंड होगा, जब बॉल रिबाउंड होगा तो बॉल की क्या कुछ स्पीड होगी ना रिबाउंड के बाद। तो रिबाउंड के बाद जो स्पीड होगी वो कुछ v2 ले लेते हैं। तो उसकी वजह से बॉल क्या कितनी हाइट तक जा रहा है 5 मीटर, ठीक है? इतना दिया हुआ है। अब इधर v1 निकाल सकते हो क्या? बोलो काइनेमेटिक्स यूज करके। इधर से इधर चलेगा, इधर यू बोलो क्या लिख सकते? 0। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? यहाँ से यहाँ ये सब दिखा, जी को 10 रखो। कौन सी थर्ड इक्वेशन लगाएंगे ना, v² = u² - 2ga। तो इधर से निकालोगे v1 निकालो। ठीक है, क्या प्लस माइनस का ध्यान रखना है। देखो v² = u² - 2ga। v1 निकालना है, u तो क्या होगा 0 -2g। इसका मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, कितना -20 होगा। तो v² = 400। तो v = +20 और -20 नीचे जा रहा है ना, नीचे वाले क्या आएगा माइनस, साइन का बहुत ध्यान रखना है। तो v1 अपना v1 कितना आया -20 मीटर पर सेकंड, या फिर वेलोसिटी है, ठीक है? कि ग्राउंड को जब स्ट्राइक करेगा कितनी स्पीड से स्ट्राइक करेगा, 20 की स्पीड से स्ट्राइक करेगा। अब सिमिलरली ये वाला ऊपर वाला मोशन स्टडी करेगा, रिबाउंड होके बॉल की वो स्पीड होगी, वो v2 ली है। अब ये v2 मुझे निकालना है, इधर हाईएस्ट पॉइंट पे क्या लिख सकता हूँ, v = 0 लिख सकते हैं। तो इधर से इधर भी थर्ड इक्वेशन लगा तो v2 आ जाएगा।
क्या होगा? ये V0 हो जाएगा, U की जगह क्या डालेंगे? V2 स्क्वायर माइनस 2G। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 ऊपर जा रहा है तो V2 स्क्वायर इक्वल टू 100। तो V2 इक्वल टू +10 या -10? +10 ऊपर की तरफ है। अपना क्या किया? V2 आ गया। अब ये कांटेक्ट टाइम जो दिया है, कांटेक्ट टाइम कितना दिया है? 0.8 सेकेंड। वो समझा सकते हो क्या है कांटेक्ट टाइम? टेनिस बॉल है, तो जब कांटेक्ट के साथ आता है उसका स्लो मोशन अगर विजुअलाइज करो, टेनिस बॉल स्फीयर है, जब कांटेक्ट में होता है तो थोड़ा कंप्रेस होता है, उसके बाद वापस अपना शेप लेता है वो, और उसके बाद ऊपर जाता है। तो कांटेक्ट टाइम का मतलब क्या? ग्राउंड के साथ इतना कांटेक्ट, इसे कहते हैं कंप्रेशन, बाद में डीकंप्रेशन, उसके बाद जो हवा में गया। तो ये जो टाइम लगा कांटेक्ट, उसे क्या कहते हैं? कांटेक्ट टाइम। वो कांटेक्ट टाइम बहुत कम होता है, हमें तुरंत ही लगता है ना कि बाउंस हो गया। कांटेक्ट टाइम बहुत कम होता है। कितना दिया हुआ है? 0.8 सेकेंड। तो फोर्स लगाना है, फोर्स पूछे कौन सा? सेकेंड लॉ ही लगाना है हमें, ठीक है ना? इसके आगे लिखो फोर्स ड्यू टू ग्राउंड, फोर्स ड्यू टू ग्राउंड। तो बॉल का केस है, तो इसमें जनरली सेकेंड लॉ ही लगाते हैं। F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डेल्टा P बाई डेल्टा टी। F इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी। तो देखो F इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी है। अब इधर डेल्टा P को क्या लिख सकते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ये PF को मैं क्या लिख सकता हूँ? फाइनल मोमेंटम मतलब क्या? जस्ट आफ्टर। तो क्या लिख सकते हैं? mv2 माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? mv1 बाई डेल्टा टी। तो देखो n को कॉमन ले सकते हो, v2 माइनस v1 बाई डेल्टा टी। अब वो सब वैल्यूज है अपने पास, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और मास को उसमें लिखना SI में कर लो कैलकुलेट। हाँ सब SI में होगा। ये 200 ग्राम है, मतलब 0.2 की साइड है 10 माइनस 20 कितना है? 60 न्यूटन। मतलब जो बॉल बाउंस हुआ ना, तो कितना फोर्स लगा बॉल पे? 60 न्यूटन का फोर्स लगा। ठीक है, ये पार्ट हो चुका है। इसमें ना नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल लिखा ना, इसकी और जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें टिक करवा दूंगा, वो कर सकते हो। ठीक है, और काइनेमेटिक्स के डाउट हो तो रुक जाओ। ठीक है, बाकी जिसने ध्यान दो, इधर जिसने टिक करवाए थे वो तो डिस्कस हो चुके हैं। रिमेनिंग हो, अरे एक मिनट ध्यान दो, जो मैंने टिक करवाए थे अलग से वो सब तो डिस्कस हो चुके हैं। उसके अलावा कोई बाकी हो तो डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, या फिर रुक जाओ, डिस्कस कर लेंगे। और अब से ना वो अभिषेक सर की भी प्रैक्टिस क्लास होगी, 2 से 3:15 3:30 का टाइम होगा, सबको आना है। उसमें मैं सर से बात कर लूंगा, बेसिक लेवल पे करवाएंगे, बेसिक प्रैक्टिस होगी। जिसका हो गया तो सर अलग से टिक करवा देंगे।
पर आना सबको ही है। प्रैक्टिस क्लास में खाता हो तो जो कवर करना होगा ना पार्ट जो वीक होगा वो भी कर पाओगे, ठीक है। सबको ही आना है प्रैक्टिस क्लास में, ठीक है। आपने बोला था ना कि आगे लोग मंडे के बाद क्या ग्राफ में करा दूंगा, ग्राफ के अलावा करो, मीटिंग की है ना, ग्राफ के अलावा करो, और वो लेके आओ वेडनेसडे। और कौन से चैप्टर तो लेकिन आप लोग इतना पढ़ते हो, ग्राफ लगाना है, ठीक है। और एक्स्ट्रा प्रोग्राम करने देते, एक्सरसाइज भी करो, एक्सरसाइज करनी वो थोड़ा एक्स्ट्रा ले लूंगा ऐसा तो, वो 15-20 मिनट का ही काम है। वो इतना ईजी है, देखो पहली इक्वेशन लानी है, वो इधर बता देता हूँ, उसमें भी सेम भी है। पहली इक्वेशन देखो, ए इक्वल टू होता है डी बाई डी, और एक्सलेशन क्या है, इंटीग्रेशन करना है सेम, तो यहाँ पे लिख दो इक्वल टू डी, इंटीग्रेशन डाल दी, लिमिट डाल दी, यहाँ पे 0 से कोई टी टाइम कर दिया। इधर इनिशियल वेलोसिटी अपने क्या लेते हैं, क्यों फाइनल वेलोसिटी v, ये तो कांस्टेंट है, तो वैसे अकेला dt हो क्या होता है उसका, सिर्फ t होता है ना, 0 से t, अकेला dv हो तो क्या होता है v, से v, अब पहले t डाल दो, जो डाल दो, इधर पहले v डालो, माइनस u, तो v इक्वल टू पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन अपने पास v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt, v अपना आ गया, तो u प्लस dt इक्वल टू dx बाई dt, ठीक है। इसका लेके जाओ, क्या गया dx इंटीग्रेशन, ये 0 से x ले लो, ये 0 से t, u और dt, तो u तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, ये कांस्टेंट है, t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, ds ना आए तो t स्क्वायर बाई 2, 0 से t, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इधर t डालो तो यही रहेगा, इक्वल टू ये क्या हो गया, ये आ गया सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, एक और इक्वेशन बची ना, कौन सी है, vd by dx, इक्वेशन कांस्टेंट इधर लेके जाओ, v dv इंटीग्रेशन 0 से u से v, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a तो कांस्टेंट है, dx का क्या होगा, x, v dv है, v और dv हो क्या होता है उसका इंटीग्रेशन, v स्क्वायर बाई 2 u से v, सेम लिमिट डालोगे, कौन सी इक्वेशन है, इसमें भी एक ठीक करायला
इंटीग्रेशन इतना देर थोड़ा अपन मेरा So that same means नहीं पढ़ाना तो आमा हद से वाला नोट પહેલા આપણે થઈ જાય નોટ કરી દેવા પછી એક્સ્ટ્રા પરીક્ષા सपोज मान लो एक छोटा इंसान खड़ा है, बड़ा इंसान, हर इंसान खड़ा है, दोनों को धक्का देना है तो भाई को ज्यादा धक्का कर लेता है। क्यों? उसका पकड़ तो ज्यादा है, मास नहीं, क्या ज्यादा है? इनर्शिया। मतलब इनर्शिया ऐसी चीज है जिस पर हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़े उस चीज का इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा। रोकना भी पड़े, चेंज करना पड़े, कुछ भी में चेंज करना हो, अब उसको मूव करवाना हो या रोकना हो, चेंज करवाना हो तो जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा उस पर ज्यादा फोर्स लगाना। ये VDM/dt कैसे चलता है? अब मास को कैसे चेंज होगा? वो रॉकेट वाला एग्जांपल तो नहीं समझा। रॉकेट के केस में क्या हो रहा है? जो फ्यूल बर्न होता है बाहर निकलता है ना एग्जॉस्ट के केस में, तो क्या होता है? मास की बात नहीं, गैस निकलने में क्या है? हाँ वो रॉकेट पहले से कंटेक्ट करता है। ठीक है, पहले रॉकेट में धीरे धीरे रॉकेट का मास क्या होगा? कम हुआ तो मास भी चेंज हो सकता है सिस्टम का। जिसमें मास चेंज होता है उसको ये लगाना होता है। सेकंड तो इक्वेशन ये ध्यान रखना है, ये याद ही रखना पड़ेगा। हाँ वो ऐसे तो जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इक्वालिटी डाल दी तो ये इक्वेशन होती है सेकंड, और टाइम के लिए तो डिग्री बाई dt। और इसके दो केस है, एक केस में x इक्वल टू m है, दूसरे केस में ये। तो सेकंड लॉ पूछे मतलब ये होता है। तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करो, कोर्स से ऐसा कुछ पूछा हो तो पहले ये ट्राई करो, इससे हो जाए तो ठीक, वरना आगे देखो केस बन गया। मतलब थीटा निकालना है इसमें, तो इसमें देखो ये यू दिया हुआ है, टारगेट क्या है 13 है, यहाँ ये क्या हो गया? रेंज हो गई। तो आर पता है, यू पता है, तो पोलर इक्वल क्या होगा? यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई टी, तो थीटा निकल थीटा की मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, वो कैलकुलेटर यूज कर लो, उसके बाद मतलब अगर एग्जैक्ट वैल्यू ना मिले तो टाइम इनवर्स या फिर ऑनलाइन कैलकुलेटर उसका वैल्यू कर दो। तो फिर मतलब सर ऐसे एग्जाम में अगर आता है तो वैल्यू साइड से दी होगी या तो उसको इंफॉर्मेशन दी होगी। हाँ तो ये भी हो गया सॉल्व। क्या है इसमें 15 मीटर हाइट पूछी है, देखिए वाई की वैल्यू की 15 मीटर दबाव का मतलब क्या हाइट है? तो कौन सी सेकंड इक्वेशन लगा सकते हो ना, y इक्वल टू UIT माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो y पता है, UI भी पता है, G भी पता है, तो 3 कर टाइम में कुछ